प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मानव श्वसन तंत्र में जो है कौन कौन से अंग आते हैं और उन अंगों के क्या क्या कार्य हैं, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 116 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चनों के हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए इस चार्ट की हेल्प से हम मानव श्वसन तंत्र को समझते हैं कि वास्तव में मानव श्वसन तंत्र की जो शुरुआत है वो यहाँ से देखिए नासाद्वार से ही शुरू हो जाती है और नासाद्वार से आगे जो ये जो कैविटी है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये जो कैविटी है इसको हम नासा गुहा कहते हैं। अब यहाँ आने के बाद जैसे वायु नासाद्वार से होते हुए नासा गुहा में प्रवेश करती है। अब नासा गुहा में क्या होता है कि वायु नम हो जाती है और गर्म भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा क्या करता है कि जैसे वायु के अंदर जो धूल के कण जो आ जाते हैं उनको वहीं श्लेष्मा रोक लेता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास जो श्वसन तंत्र का पार्ट हम पढ़ते हैं मेनली वो आ जाता है स्वर यंत्र। क्या है? स्वर यंत्र, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कंठ बोल देते हैं। क्या है? स्वर यंत्र। अब देखिए कि ये जो स्वर यंत्र है ये भोजन नली के प्रतिपृष्ठ पर यानी इसके साथ ही जो है होता है। अब इसके बारे में एक बात और बताता हूँ आपको कि स्वर यंत्र की गुहा में यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको हम ग्लाटिस छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाटिस छिद्र। ये ऊपर से गर्शनी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब देखिए जो हम भोजन लेते हैं वो भी गर्शनी में आता है, सांस लेते हैं ऊपर से वो भी गर्शनी में आता है, लेकिन भोजन जो है वो आगे यहाँ कंठ द्वार से होकर के आगे जो है आगे मैं आपको श्वास नली बताऊंगा उसमें ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने ग्लाटिस छिद्र बताया है इसके ऊपर एक उपस्थि लगी होती है जिसको एपिग्लाटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो एक टाइप का ढक्कन होता है जो भोजन को निगलते समय ये जो ग्लाटिस छिद्र होता है इसको बंद कर देती है। एपिग्लाटिस का काम क्या है कि भोजन को निगलते समय ग्लाटिस छिद्र को बंद कर देती है ताकि भोजन जो है यहाँ स्वर यंत्र से होकर के आगे किस में ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए। ओके, अब देखिए कि ये जो स्वर यंत्र है इससे आगे यहाँ पर ये लगभग 12 सेंटीमीटर की एक नली होती है जिसको हम क्या कहते हैं? श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए कि जो श्वास नली है आगे जाकर के यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 भागों में बट जाती है। ओके, एक भाग तो ये देखिए इधर गया है, एक भाग इधर गया है। एक फेफड़े में एक भाग चला गया, दूसरे फेफड़े में दूसरा भाग चला गया। इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ओके, श्वसनी फिर आगे और बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर कई सारे शाखाओं में बंट जाती है और फेफड़ों तक जो है वायु को लेकर के जाती है। ओके, तो देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में तो आपको नासाद्वार और नासा गुहा के बारे में बताया था कि यहाँ से वायु प्रवेश करती है और वायु गर्म और नम हो जाती है और श्लेष्मा यहाँ पर क्या करती है? धूलिकणों को रोक लेती है। उसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंक्स या जिसको हम कंठ भी कहते हैं उसके बारे में बताया था कि भोजन नली के प्रतिपृष्ठ पर स्थित होता है और इसकी गुहा जो है उसमें आगे की तरफ एक छिद्र होता है जिसको ग्लाटिस छिद्र कहते हैं। ग्लाटिस छिद्र जो ऊपर से गर्शनी के साथ जुड़ा हुआ होता है और ग्लाटिस छिद्र को बंद करने के लिए एपिग्लाटिस नाम की एक उपस्थि होती है। थोड़ा सा नोट्स में गलत लग गया है। ऊपर एक उपस्थि होती है जो भोजन करते समय या भोजन को निगलते समय ग्लाटिस छिद्र को क्या कर लेती है? बंद कर लेती है। ओके,
अब देखिए कि सौर यंत्र आगे किससे जुड़ा होता है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी उपस्थिति की एक नली से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। ठीक, अब श्वसन नली जो है आगे 2 शाखाओं में बंट जाती है, और वो दोनों शाखाएं क्या कहलाती हैं, श्वसनी कहलाती है। और श्वसनी जो है आगे जाकर के कई सारी ब्रांचेज में फैल बढ़ जाती है और फेफड़ों तक वायु को लेकर के जाती है। ओके, ये नोट्स अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये फिगर छोटा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि श्वसनी आगे कई सारे ब्रांचेज में बंट जाती है, और जो श्वसनी की जो आगे ब्रांच बंटी हुई है इनको हम श्वसन सनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन सनिकाएं। तो अब श्वसन सनिकाओं का जो आगे का जो भाग है वो बहुत ही जो है पतली दीवारों वाले गुब्बारे नुमा जो है संरचना होती है, जिन्हें कुपिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और कुपिकाओं की जो भित्ति है, जो इनकी दीवारें जो बहुत ही पतली होती है, और इन कुपिकाओं के चारों तरफ क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है। क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है। और इन्हीं कुपिकाओं की जो पतली दीवार है उनके थ्रू जो कोशिकाएं होती है उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये देखिए डायाफ्राम है। ठीक, और यहाँ पर जो है पसलियों की मांसपेशियां हैं। यहाँ पर जब देखिए कि ये डायाफ्राम और पसलियों की जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, यानी ये जब संकुचित होती है तो क्या होता है, आप एक बार जोर अपना सांस लेकर के देखिए जोर से। जब हम सांस लेते हैं तो आप देख सकते हो कि जो डायाफ्राम है वो संकुचित हो गया, और अपनी मांसपेशियों की पसलियां भी आप महसूस कर सकते हैं कि संकुचित हो जाती हैं। ठीक, जिसके कारण जो है क्या होता है कि यहां से अपनी छाती को महसूस कीजिए कैसी गति हो रही है, ऊपरी मुखी और बहिर्मुखी, यानी ऊपर की तरफ जैसे बक्स आ गया है और बाहर की तरफ जो है छाती आपकी आ गई है। तो इस तरह की जो गति है उसको हम कहते हैं ऊपरी मुखी और बहिर्मुखी गति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के संकुचन के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, ऊपरी मुखी और बहिर्मुखी गति होती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, वायु दबाव कम हो जाता है, और नासाद्वार श्वसन नली और श्वसनी से होती हुई वायु जो है फुफ्फुस में भर जाती है, फेफड़ों में भर जाती है। और ये जो क्रिया है क्या कहलाती है, अंतःश्वसन क्रिया कहलाती है। उसके बाद जो है वायु कुपिकाओं तक पहुंच करके गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ सेल्स तक आ जाती है, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जैसे जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल होती है, रिलैक्स होती है। तो देखिए सांस छोड़ के देखिए अब रिलैक्स होती है, शिथिलन के द्वारा जो है क्या है कि सांस जो है बाहर छोड़ दी जाती है, जिसको निश्वसन कहते हैं। ओके, तो ये सारी बात आपने यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया अभी उसको मैं पढ़ा और देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। कि प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़ों में खुलती है, फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात श्वसनी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, और इन शाखाओं के शीर्ष पर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिन्हें वायु कुपिकाएं कहते हैं, जो मैंने भी यहाँ पर बताई है। ठीक, और इन वायु कुपिकाओं का जो क्षेत्रफल है वो 80 वर्ग मीटर होता है, यानी इतना ज्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से ही जो है गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। ओके, अब इन कुपिकाओं की जो भित्तियां हैं वो अत्यंत पतली होती है, तथा कुपिकाओं के चारों ओर क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक, अब
वायु का कुपिकाओं की पतली भित्तियों के द्वारा ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक। अब फिर डायफ्राम और पसलियों के बीच में जुड़ी पेशियां के बारे में बता दीजिए कि जब संकुचित होती है तो ऊपरी मुखी और बहिर्मुखी गति होती है और परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन क्या है, बढ़ जाता है, वायु दबाव कम हो जाता है। वायु नासाद्वार श्वास नली श्वसने से होती हुई फुफ्फुस में भर जाती है, फेफड़ों में भर जाती है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, अंतःश्वसन कहलाती है। अब कुपिकाओं में रक्त कोशिकाएं जो है गैसीय विनिमय करती है। गैसीय विनिमय का मतलब है कि ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं को दे देते हैं और रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस ले लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ली, ठीक, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है वो पेशियों की शिथिलन के द्वारा, पेशियां जब शिथिलन होती है, रिलैक्स होती है, तब सांस के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। जो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था श्वसन तंत्र। ओके, कई बार इसमें बड़ा क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, उसका चित्र भी बनाना होता है आपको, और ये जो 5 पार्ट मैंने बताए हैं इस तरह से आपने डिस्कस करने होते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो है उसको किस तरह से बेनिफिट होता है, किस तरह का फायदा है। अब देखिए जलीय जीव सांस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, सोचने वाली बात है कि जो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का प्रयोग करेंगे, बाकी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो जीव जल में रहते हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और देखिए कि ये हमें पता है कि वायु की अपेक्षा जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर कम मात्रा है तो जो जलीय जीव है उनका जो सांस लेने का जो रेट है, सांस लेने की जो गति है वो काफी तेज होती है स्थलीय जीवों की तुलना में, यानी उनको काफी तेजी से सांस लेना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए मछली जो है किस तरह से सांस लेती है, मान लीजिए मछली है। ओके, तो मछली क्या करती है, अपने मुंह के अंदर पानी भर लेती है और यहाँ पर इसके क्लोम होते हैं। ठीक, तो पूरे फोर्स के साथ एक क्लोम तक पहुंचाती है और क्लोम के अंदर से पानी पास करती है। जब क्लोम के अंदर से पानी गुजरता है तो जो क्लोम क्या करेगा, यहाँ से जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ब्लड तक पहुंचा देता है। ठीक, तो यानी रुधिर तक, यानी खून तक उसके पहुंचा देगा। ओके, अब स्थलीय जीव जो है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और जैसे यहाँ पर मछली में अपन ने क्या पढ़ा था, क्लोम पढ़ा था, श्वसन अंग, और जो स्थलीय जीव है उनमें श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। ठीक, अब फेफड़े की जो क्षमता है वो क्लोम की बजाय काफी ज्यादा होती है। ठीक, और इनकी सांस लेने की दर भी क्या होती है, कम होती है स्थलीय जीवों की। तो इस तरह से जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव जो है वो लाभ पड़ते हैं। ठीक, कि एक तो सांस जो है उसको आराम से लेना पड़ेगा, कम स्पीड से लेना पड़ेगा, दूसरा जो है उसमें क्लोम की वजह से श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, जो कि क्लोम की वजह ज्यादा दक्ष है। ओके, तो ये 2 कारण आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। इसके लिए आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब जो है लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो जैसे मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में बताया कि श्वसन मार्ग में जो है, श्वसन मार्ग से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फुफ्फुस में जाती है, फेफड़े में जाती है, और फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटे छोटे श्वसन नलियों में विभाजित हो जाता है, और उन नलियों के सिरों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कुपिकाएं कहते हैं। और कुपिकाएं क्या करती है, सतह प्रोवाइड करती है, एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे कि कोशिकाओं के साथ जो है गैसों का क्या हो सके, विनिमय हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सके। अब कुपिकाओं के चारों ओर क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, बल्कि रक्त कोशिकाओं का पूरा जाल सा होता है, ओके, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 80 वर्ग मीटर होता है। यानी एक बहुत विशाल सतह जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसी विशाल सतह के कारण ही गैसों का विनिमय जो है वो दक्षता पूर्वक हो पाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप अपने विचार जो है मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।